चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे अस्तित्व की बिल्कुल नींव से जुड़ा है। मानव समाज और हमारे भौतिक पर्यावरण के बीच का ये बुनियादी और लगातार बदलता हुआ रिश्ता सच में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जमीन, पानी या नक्शों की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे प्रकृति ने हमें आकार दिया और बदले में कैसे हमने तकनीक के सहारे प्रकृति को अपने सांचे में ढालने की कोशिश की। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम मानव भूगोल की परिभाषा से शुरुआत करेंगे और फिर एक बेहद दिलचस्प पेंडुलम स्विंग देखेंगे, जहां एक तरफ प्रकृति का पूरी तरह दबदबा था और फिर कैसे इंसानी तकनीक ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है और अंत में जानेंगे कि ये पूरा विषय समय के साथ कैसे विकसित हुआ। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, मानव भूगोल की परिभाषा, एक आपस में जुड़ी हुई दुनिया। किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लकड़हारे से लेकर सीढ़ीदार खेती तक की झलकियां मौजूद हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है कि भूगोल केवल किताबी बातें या नक्शों का अध्ययन नहीं है। ये एक व्यावहारिक विषय है जो इस पृथ्वी को हम इंसानों के घर के रूप में देखता है। यह उन सभी तत्वों को समझने की कोशिश है जिन्होंने हमेशा से हमें जीवित रखा है और पोषित किया है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैडजिल का एक बहुत ही मशहूर कथन है। वो कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस कथन में संश्लेषित या सिंथेटिक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज और हमारी पृथ्वी का धरातल कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वे एक दूसरे में गहराई से गुंथे हुए हैं। अब एलन सी सैंपल की ये परिभाषा देखिए। इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जुड़ जाता है और वो है लगातार होने वाला बदलाव। यहां न तो हमारी पृथ्वी शांत है और न ही हम इंसान। दोनों ही निरंतर क्रियाशील हैं और उनके बीच का यह रिश्ता हमेशा बदलता रहता है। और फिर आते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश। इनका नजरिया भौतिक नियमों और जीवित प्राणियों का बहुत ही खूबसूरती से मिलन कराता है। यहीं से प्रकृति और मानवता के बीच उस खिंचाव और तनाव की पृष्ठभूमि तैयार होती है जिस पर आगे चलकर भूगोल में कई बड़ी बहसें हुईं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मानव का प्रकृतिकरण, जब प्रकृति अस्तित्व तय करती है। आइए उस पेंडुलम के पहले चरम छोर पर चलते हैं। ये हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जहां शुरुआती इंसान पूरी तरह से अपने पर्यावरण की दया पर निर्भर थे। इस अवधारणा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। उस समय तकनीकी विकास का स्तर एकदम शून्य के बराबर था। आदिम समाज प्रकृति के आदेशों को सुनता था, उसके गुस्से से खौफ खाता था और उसे शांत करने के लिए उसकी पूजा करता था। उस दौर में प्रकृति ही सर्वशक्तिमान माता थी। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए बेंदा की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। मध्य भारत के अबुझमाड़ के घने जंगलों में रहने वाला बेंदा प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर जीता है। वो पुरानी स्थानांतरित कृषि करता है और पानी पीने से लेकर जड़ी बूटियां खोजने तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए जंगल की आत्माओं का धन्यवाद करता है। उसका पूरा अस्तित्व उसी जंगल पर टिका है। यहां से आते हैं तीसरे भाग पर, प्रकृति का मानवीकरण, मुक्तिदाता के रूप में प्रौद्योगिकी। अब वो पेंडुलम घूमकर बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जाता है। जहां पहले मजबूरी थी, अब वहां स्वतंत्रता आ जाती है। इस नए दौर को संभववाद का नाम दिया गया। जैसे जैसे हमने प्रकृति के नियमों को समझना शुरू किया, हमने तकनीक विकसित की। हवा की गति को समझकर विमान बनाए और डीएनए को समझकर बीमारियों पर जीत हासिल की। तकनीक की मदद से इंसानों ने पर्यावरण की बंदिशों को तोड़ दिया और लगभग हर जगह अपनी छाप छोड़ दी। इस तकनीकी विजय का सबसे बड़ा और शायद थोड़ा हैरान करने वाला उदाहरण है कारी की कहानी। नॉर्वे के ट्रॉन्डाइम शहर की जमा देने वाली बर्फीली और अंधेरी सर्दियों के बीच कारी एक कृत्रिम रूप से गर्म किए गए 30 डिग्री तापमान वाले शानदार ग्लास डोम ऑफिस में काम करती है। और तो और वो वहां बैठकर कीवी और केले जैसे उष्णकटिबंधीय फलों का आनंद लेती है जो विमान से वहां मंगाए जाते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मानव अस्तित्व के ये दोनों छोर एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ बिंदा है जो बाहरी दुनिया से छिपकर जंगल के सन्नाटे में ही विलीन हो जाना चाहता है और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है। दूसरी तरफ कैरी है जिसने वैश्विक नेटवर्क और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपने आसपास के कठोर प्राकृतिक मौसम को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। तो क्या इन दोनों चरम स्थितियों के बीच कोई रास्ता है? आइए चौथे भाग में देखते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद, मध्यम मार्ग खोजना।
आधुनिक भूगोल इस विशाल विभाजन को कैसे पाटता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जाने माने भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई और बहुत ही व्यावहारिक अवधारणा पेश की, जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। यह है पर्यावरणीय अनिवार्यता और पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता के बीच का एक मध्यम मार्ग है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम प्रकृति पर विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम पहले उसके बुनियादी नियमों का पालन करें। उन्होंने इसे ट्रैफिक लाइट के एक बहुत ही रोजमर्रा और सटीक उदाहरण से समझाया। लाल बत्ती का मतलब है रुको, जब प्रकृति संकेत दे रही हो कि खतरा है। पीली बत्ती का मतलब है रुक कर तैयार रहना, जहां हम तकनीक के जरिए खुद को सक्षम बनाते हैं। और हरी बत्ती का मतलब है जाओ, यानी विकास तभी किया जाना चाहिए जब प्राकृतिक स्थितियां पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं लाल बत्ती की परवाह किए बिना अंधाधुंध रफ्तार से भागने लगती हैं, तो भयंकर दुर्घटनाएं निश्चित हैं। पर्यावरण का सम्मान किए बिना सिर्फ तकनीक और विकास के पीछे भागने का ही नतीजा है कि आज दुनिया ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी गंभीर आपदाओं का सामना कर रही है। अब हम अपने आखिरी भाग पर आते हैं, विषय का विकास। समय के साथ भूगोल कैसे परिपक्व हुआ। आइए देखते हैं कि ये वैचारिक पेंडुलम कैसे आगे बढ़ा और मानव भूगोल के अध्ययन का तरीका इतिहास में किस तरह बदलता चला गया। इस क्रमिक विकास को देखने से पता चलता है कि ये क्षेत्र कितना बदल चुका है। औपनिवेशिक काल में इसका मुख्य काम नए इलाकों की खोज करना और उनका विवरण देना था। 1950 और 60 के दशक तक आते आते इसमें कंप्यूटर, सांख्यिकी और भौतिकी के नियमों का भारी इस्तेमाल होने लगा, और फिर 1970 और 90 के दशक में इसने पूरी तरह से एक नया सामाजिक और मानवीय रुख अपना लिया। 1970 के दशक का ये बदलाव वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण था। भूगोल को सिर्फ कंप्यूटर और गणित के सहारे पढ़ने के तरीके से लोगों में असंतोष पैदा होने लगा था, क्योंकि वह बहुत ही मशीनी महसूस होता था। इसलिए भूगोल का ध्यान वापस असली इंसानों और उनके संघर्षों की तरफ मुड़ा गया, उनकी भलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक असमानताओं पर। यहीं से मानवतावादी और आमूलवादी विचारधाराओं ने जन्म लिया। और आज के समय में मानव भूगोल कितना विस्तृत हो चुका है, ये सचमुच हैरान करने वाला है। ये सिर्फ एक इकलौता विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा मजबूत पुल बन गया है जो हमारी भौतिक दुनिया को लगभग हर सामाजिक विज्ञान, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या राजनीति विज्ञान हो, से गहराई से जोड़ता है। इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिसके साथ हम आज का यह विश्लेषण खत्म करेंगे। इंसानियत और प्रकृति का यह पेंडुलम लगातार झूल रहा है। तो क्या आने वाला कल इस बात से तय होगा कि हम प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कितना कर सकते हैं, या इस बात से कि हम आखिरकार प्रकृति के नियमों को मानकर उसके साथ सद्भाव में जीना सीख लेंगे? सोचने वाली बात है ना?